बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार। मैं हूँ यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, अगर आज पूरे दिन का अहाता किया जाए तो आज बज़ाहिर हुकूमत के लिए ये टफ दिन था। एक जानिब कौमी असम्बली के फ्लोर के ऊपर हुकूमत के अपने अराकीन ही हुकूमत की पॉलिसीज़ को निशाना बनाते रहे। जहांगीर खान तरीन ग्रुप के जो अफराद थे उनका ये कहना था कि अगर हुकूमत ने लगड़ क्लब से अपनी जान ना छुड़वाई तो हुकूमत के लिए मुश्किल हो जाएगा। आने वाले दिनों में अगर करप्शन को ना रोका गया तो फिर अगली सियासत में आप कदम नहीं बढ़ा सकेंगे। और दूसरी जानिब अपोजिशन ने आज जिस तरह हुकूमत को निशाने पर रखा, वज़ीर आज़म के एक गैर मुल्की मीडिया को दिए गए इंटरव्यू पर बातचीत होती रही। हुकूमती मौक़िफ़ तो ये है कि गैर मुल्की टीवी चैनल ने वो इंटरव्यू सेंसर करके चलाया है। हम उनकी इंतज़ामिया से बात करेंगे। सिंध और वफाक के दरमियान भी महाज आराई रही और पंजाब के अंदर स्पीकर पंजाब असम्बली ने चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने लाहौर के अंदर मौजूद शरीक चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी साहब से मुलाकात की है। इस पूरे सियासी मंजरनामे पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर अली आगा साहब ने। आगा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आगा साहब, सबसे पहले तो बात करते हैं चौधरी साहब की आज जो मुलाकात हुई आसिफ अली जरदारी साहब से। एक हल्का ऐसा है जो ये कहता है कि पंजाब की सियासत में भौचाल आने वाला है। उस हल्के को क्या जवाब देंगे और आज की मुलाकात का असल मकसद क्या था? देखें, ये बिल्कुल मुख्तलिफ बात है। ये इस तरह है कि हमारी सियासत रवादारी की सियासत है और हम सियासत को दुश्मनी नहीं समझते। हम समझते हैं कि अच्छे तल्लुकात किसी वक्त भी किसी मरहले पे कौमी इशूज के ऊपर मावनत का बायस बन सकते हैं। असल बात तो यह है कि सबसे पहले जो ये है कि जरदारी साहब तवील अरसा बीमार रहे और उनकी तीमारदारी ड्यू थी और चौधरी परवेज इलाही साहब उनकी अयानत के लिए जाना चाहते थे, लेकिन कोविड की वजह से वो कराची ना जा सके और उनकी अयानत ना कर सके। दूसरी बात यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तशरीफ लाए। उन्होंने चौधरी शुजात हुसैन साहब की तीमारदारी की और लाहौर में आके उनके घर में उन्होंने विजिट किया और एक तवील मुलाकात करके जो है वो उन्होंने इज़हार यकजहती किया और उन्होंने उनको दिलासा दिया और हौसला दिया। मैं समझता हूँ कि ये भी एक सबब बनता है रेसिप्रोकल के तौर पे कि चौधरी परवेज इलाही साहब, क्योंकि शुजात साहब तो अभी तक इस पोजीशन में नहीं है कि वो खुद जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चौधरी परवेज इलाही साहब मौजूद है तो वो चाहते थे कि वो उसकी एक रेसिप्रोकल विजिट के तौर पे। आगा साहब आपने कहा कि ये विजिट जो है एक इखलाकी तौर पे है, एक जाती की वजह से है, तो क्या? और अगली बात मेरी बात मुकम्मल होने दे प्लीज। अगली बात यह है कि जरदारी साहब ने सेनेट के इलेक्शन में पंजाब के अंदर बिला मुकाबला तमाम उम्मीदवारों को नून लीग के उम्मीदवारों को, पीटीआई के उम्मीदवारों को और मुझे बिला मुकाबला जो मुंतखब करवाने में एक अहम रोल अदा किया और मैं समझता हूं कि कॉन्स्टिट्यूटिव रोल अदा किया। तो उसके लिए उनका शुक्रिया अदा करना भी इंतहाई जरूरी था। ये सियासत का हिस्सा होता है। सियासत दुश्मनी तो नहीं ना होती कि सियासत के अंदर। आगा साहब इसी तरफ चलते हैं ना। बिल्कुल, आपने कहा सियासत दुश्मनी नहीं होती, सियासत का हिस्सा होता है। तो इसका मतलब है जो आज इस मुलाकात के बाद जो बातें हो रही हैं आगा साहब, जो गुफ्तगू हो रही है कि शायद कुछ सियासी भूचाल आने वाला है, तो हम ये कह सकते हैं कि आपका और तहरीक साहब का इत्तेहाद 2023 तक इस तरह कायम दायम रहेगा? देखें, इसमें कोई शुबा नहीं है कि हमारी जमात और हमारी क़यादत जो है जो भी एग्रीमेंट करती है उसको पूरे दिल के साथ, पूरी यकीन के साथ उसको निभाती है। हमारी तो ये देखना, हमारी जो पाकिस्तान की सियासत के अंदर हमारी जमात और हमारी क़यादत का जो एक बड़ा एक रोल है वो ये है कि हम
वादों को भी निभाते हैं, मुआहदों को भी निभाते हैं, और यही बात दूसरी जमातों को भी करनी चाहिए। इसमें सोच समझ के फैसले करने चाहिए, उसके बाद उसके ऊपर अमल दरामद करनी चाहिए। आगा साहब, आज की मुलाकात में तीमारदारी के साथ साथ मुल्क की सियासी सूरत हाल पे भी बात हुई है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो ये समझती है कि मौजूदा हुकूमत के जो इकदामात हैं वो सरासर हमारी मईशत को आगे बढ़ाने की नफी करते हैं। तो क्या उन ख्यालात की तायीद चौधरी परवेज इलाही साहब की जानिब से भी की गई है आज? नहीं, कतई तौर पे देखें, ये दूसरी सियासत है। इसके अंदर ये बात नहीं है कि वो क्या समझते हैं, पीपल्स पार्टी क्या समझती है, नून लीग क्या समझती है। नून लीग ने भी देखे ना, बिला मुकाबला इंतखाबात में नून लीग ने भी तो बहुत अहम रोल अदा किया। इसलिए किया कि हमारी क़यादत ने उनको कायल किया कि कौमी इश्यूज के ऊपर फैसले जो हैं वो करते वक्त जरा हौसले का सबब बनना चाहिए और हौसले का इजहार करना चाहिए, ताकि नेशनल पॉलिटिक्स के अंदर नेशनल इश्यूज के ऊपर जो है वो एक मौक़िफ़ अख्तियार करना चाहिए, और ये पाकिस्तान की सियासत के अंदर बेहतरी का बायस बनता है। आगा साहब, 2023 तक तो आपने जो वादे किए आप उनको निभाएंगे, इनके साथ रहेंगे। क्या पाकिस्तानी सियासत में आपने जिस तरह का तल्लक कायम रहता है, 2023 के बाद क्या आपका पीपल्स पार्टी के साथ कोई इत्तेहाद बनने जा रहा है, या तहरीक इंसाफ के साथ ही रहेंगे 2023 के बाद? देखें राणा साहब, आप भी समझते हैं, सीनियर सियासतदान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बड़ी बसीरत है। बात यह है कि हम कमिटेड हैं 2023 तक, और हम अपने वादे के ऊपर कायम हैं, और दुनिया कह रही है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, भूचाल आ जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन 2023 तक हमारी तरफ से किसी भूचाल का हिस्सा बनने वाले हम नहीं हैं, और ना हम बनेंगे। हम कमिटेड हैं अगली सियासत के लिए। हम क्या सारे अपने अपने हालात को देख के, नेशनल इश्यूज को देख के फैसला करेंगे। हम भी एक इंडिपेंडेंट जमात है, हम पीटीआई का हिस्सा तो नहीं है ना। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह सोच समझ के फैसले करेंगे और पाकिस्तान के हक में करेंगे इंशाअल्लाह। आगा साहब, इसको दूसरा रुख दे लेते हैं। ये तो मौक़िफ़ था एक ऐसे धड़े का जो ये समझता है कि हुकूमत को टफ टाइम कैसी खबरों से दिया जा सकता है। अब आप इत्तेहादी हैं वफाकी हुकूमत के, तो आगे इंतखाबी इस्लाहात पे भी बात होनी है। जिस तरह का टफ टाइम अपोजिशन दे रही है, उसको ठंडा करने में कोई किरदार चौधरी साहब की जानिब से इस मुलाकात में अदा किया गया? यकीनन हमारी क़यादत और हमारी पार्टी पाकिस्तान के मुफाद में फैसले करने और करवाने के अंदर हमेशा मावनत करती रही है और करेगी इंशाअल्लाह। हमें जो भी मनसब सौंपा जाएगा इंशाअल्लाह हम उसको बातरीके एहसन हम अदा करेंगे और पाकिस्तान के फायदे में करेंगे इंशाअल्लाह। आगा साहब, पीपल्स पार्टी के कमरज़मान कायरा, चौधरी मंजूर और बहुत से लीडर ये कहते रहे कि ये जो पंजाब में इलेक्शन हुआ है इसमें पीपल्स पार्टी ने कोई रोल अदा नहीं किया। मुस्लिम लीग नून जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर, काफ लीग के साथ मिलकर इन्होंने माप तय किया है। आज आप भी कह रहे हैं कि जरदारी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, आपकी तरफ से जो प्रेस रिलीज आई है काफ लीग की तरफ से वो भी है, लेकिन पीपल्स पार्टी के बहुत से लीडर इससे इंकारी हैं। देखें, हकायक ये है कि जरदारी साहब ने इसके अंदर बड़ा अहम रोल अदा किया। आखिरी वक्त में अगर पीपल्स पार्टी का मेंबर विड्रा ना करता तो ये बिला मुकाबला इंतखाब नामुमकिन था। मैं समझता हूं कि जरदारी साहब की हिदायत के ऊपर पीपल्स पार्टी के एक मेंबर ने जाके विड्रा किया, उसके बाद बिला मुकाबला इंतखाब जो है मुमकिन हुआ। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ वो हकीकत बयान कर रहा हूँ। अगर लोग इसको इबाहम क्रिएट करना चाहते हैं तो वो मुल्क की सियासत के अंदर इबाहम क्रिएट करने वाले लोग तो हैं जो खलल पैदा करते हैं
अच्छे, ये रवादारी के जो आगा साहब एक आखिरी सवाल वफाकी काबीना ने फैसला किया है कि जो कौमी असासे हैं वो गिरवी रखकर कर्ज लिया जाएगा। आप बतौर इत्तेहादी और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए इस इकदाम की हिमायत करेंगे या नफी करेंगे? मेरे भाई, ये फैसले सारे गुज़श्ता हुकूमत ने कर लिए थे, आज उनको इंडोर्स करने की बात है, इसलिए कि कंटिन्यूटी रहे। कंटिन्यूटी के लिए जाहिर है पिछले फैसलों को अगर बदलेंगे तो सारे मामला जो है वो खलल का शिकार हो जाएंगे। यानी आप ये समझते हैं गुज़श्ता हुकूमत में जो फैसले किए गए थे उनको आगे बढ़ाने की जरूरत है, अगर उन्हें रोका गया, खलल पैदा हुआ तो फिर कुछ बिगाड़ पैदा हो सकता है। बहुत शुक्रिया कामिल अल्लाह इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का मौक़िफ़ तो ये है कि अयादत करने गए थे, तीमारदारी करने गए आसिफ अली जरदारी साहब की, और मुल्की सियासी सूरत हाल पर बातचीत हुई, लेकिन 2023 तक हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही रहेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ये जो मुलाकात थी ख़ुसूसी तौर पर आसिफ अली जरदारी साहब के साथ, इस मुलाकात का सियासी असर क्या पड़ेगा? आने वाले दिनों में अगर कोई पंजाब के अंदर सियासत में कोई नया मोड़ आता है तो क्या उसकी कड़ी इस मुलाकात से मिली होगी? इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान पीपल्स सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद है फैसल करीम कुंडी साहब। कुंडी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फैसल करीम कुंडी साहब, आज की जो मुलाकात हुई, बहुत हल्के ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि ये मुलाकात जो है पंजाब में सियासी तौर पे बदलाव ला सकती है। क्या आप भी ये समझते हैं कि बदलाव कुछ आ सकता है, या फिर ये मुलाकात एक रस्मी मुलाकात थी जिसमें तीमारदारी हुई है सिर्फ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जरदारी साहब जो है वो लाहौर गए थे और वो चौधरी शुजात खान साहब की इयादत करने जा रहे थे, लेकिन क्योंकि चेयरमैन बिलावल साहब पहले इयादत कर रहे थे तो परवेज इलाही साहब ने कहा कि आप हमारे बड़े हैं तो मैं खुद आपके पास आऊँगा। वो आए, जरदारी साहब की इयादत भी की। जरदारी साहब ने उनकी मतलब है कि बीमार कुर्सी की, चौधरी शुजात साहब की भी। और डेफिनेटली जब दो सियासतदान बैठेंगे तो वो मुर्गी कटे और बकरे की बातें तो नहीं करेंगे, वो सियासी बातें ही करेंगे। तो आप क्या समझते हैं आने वाले दिनों में जरदारी साहब का लाहौर आना और बहुत से लोगों से मुलाकातों का सिलसिला शुरू करना, आने वाले दिनों में पंजाब में कोई अहम शख्सियात पीपल्स पार्टी में शामिल हो रही हैं? देखिए, जरदारी साहब आते जाते रहते हैं। अभी नॉर्मली असल में उनकी सेहत खराब थी और आज अभी भी वो हैं हेल्थ फेल के ऊपर हैं। और हमारे माजी में भी पॉलिटिकल फैमिलीज के साथ पॉलिटिकल एलाइज हमारे रहे हैं। आज वो हुकूमत के एलाइज हैं, कल क्या पता वो एलाइज हमारे साथ दोबारा हों। तो हमने तो कभी किसी को ये नहीं कहा कि हम आपको गले नहीं लगाएंगे, आप चोर हैं या आप डाकू हैं या आप मुल्क दुश्मन हैं या आप इंडिया के एजेंट हैं या आप इसराइल के एजेंट हैं। हमारे दरवाजे तो हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए, हर किसी के लिए खुले हैं, लोग आते रहते हैं। और ये आप देखें कि बहुत पुराने ताल्लुकात भी हैं। देखें, बिलावल साहब भी गए थे, तो हमारे तो पॉलिटिकल फैमिली के साथ ताल्लुकात हैं और एलाइज भी रहे। तो कभी भी कोई भी आ सकता है, इसे पॉलिटिक्स में तो कोई हर आखिर नहीं। वैसे क्या इम्कान है जरदारी साहब का लाहौर आना? गुफ्तगू हो रही है ना कि कुछ शख्सियात शामिल हो सकती हैं। आप गुफ्तगू करें और जब शख्सियात शामिल होंगी तो मैं आपको बता दूंगा, आप भी सुन लेंगे, मैं भी सुन लूंगा। चलो कुंडी साहब, यही बता दें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइंदा इंतखाबात में पंजाब में कितने फीसद रिवाइवल कर रही है? देखें, रिवाइवल तो पॉलिटिक्स में हमेशा होती रहती है, मुश्किल और अच्छे वक्त आते रहते हैं। तो आप देखेंगे इंशाल्लाह अगला इलेक्शन आप हमें देखेंगे, इंशाल्लाह हम रिवाइव करेंगे, पंजाब में भी, केपी में भी और बलूचिस्तान में भी। कुंडी साहब, मौजूदा राणा साहब, कुंडी साहब, मौजूदा सूरत हाल में सिंध और वफाक के दरमियान जो चपकलिश चल रही है, पैसों को लेकर, वैक्सीन को लेकर, पानी को लेकर, आप क्या समझते हैं इसका हल किस तरीके से निकलेगा? देखिए, हमारा नॉर्मली डिस्कशन पंजाब और सिंध पे हो रही है, लेकिन हमारे दोस्त ये नहीं समझते कि केपी का भी बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि हमारे जो वहाँ पर हुक्मरान हैं वो यहाँ पर अपना केस प्रेजेंट नहीं कर सकते क्योंकि वो बड़े नाअहल और नालायक हुक्मरान हैं। हमारे पानी के, गैस के, पेट्रोल के, तम्बाकू के इशूज़ हैं, लेकिन सीएम यहाँ पर आके अपना केस प्रेजेंट नहीं कर सकते क्योंकि वो इमरान खान साहब के सामने कुछ बोल नहीं सकते। तो ये इशूज़ नहीं होने चाहिए। फेडरेशन की अलामत और फेडरेशन को चाहिए कि सूबों को बिठाए और उनके जो है चीज़ें जो है उनकी ग्रीवेंसेस सुने और उस ग्रीवेंसेस को हल करें, न कि आप कहें कि उल्टा आप कहें कि जी आपने ये कर दिया। देखें, ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, ये बातें ख़त्म हो गई कि आप किसी को बोले जी अगर मैं अगर चोर हूँ
अदालतें हैं, मुझे फांसी चढ़ा दें। ऐसे तो मैं अगर इल्ज़ाम लगाऊं तो वज़ीर आज़म साहब पे, हमारे KP के वज़ीर आला पे, पंजाब में बहुत सी शख्सियात हैं उनके ऊपर किस ऊपर केसेस नहीं है, 8-10 इनके तो अपने हैं। NRO दे दिया जहांगीर तरीन साहब को बजट के लिए। तो ये चीज़ें देखें, सब कुछ सबके सामने है और ये दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते हैं, अपने ऊपर भी देखिए अगर हम तो कहते हैं एहतसाब हो और एक क्रॉस रिपोर्ट हो, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं, जब क्रॉस रिपोर्ट एहतसाब होगा सबसे पहले PTI के जो हमारे दोस्त हैं वो सबसे पहले अंदर होंगे। तो ये चीज़ें करना बड़ी गलत बात है। हम कहते हैं कि सूबों को जो है इस तरीके से जो है वफाक सूबों के साथ बर्ताव न करे कि नफरतें बहुत ज़्यादा फैले। हम नफरतें नहीं फैलाना चाहते, हम मोहब्बत फैलाना चाहते हैं। इसीलिए जब जरदारी साहब आपकी जमात ने, बिलावल भुट्टो साहब ने बड़ी मेहनत करके एक मुत्तहिदा अपोजिशन बनाई, उसके जलसे जुलूस भी हुए। अब आप उस मुत्तहिदा अपोजिशन का हिस्सा नहीं है, आपके साथ ANP हिस्सा नहीं है। मुत्तहिदा अपोजिशन पहला जलसा KPK में, दूसरा कराची में कर रही है। हुकूमत के खिलाफ वो तहरीक चलाने का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन जलसा एक KPK में और एक कराची में। इसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, माजी में PDM का हिस्सा थे, हमारे कुछ चीज़ें थी जो कि PDM ने नहीं मानी और मानी भी। आज अगर आप स्पीकर या डिप्टी स्पीकर पर अदम एतमाद करते तो हम यही बात कर रहे थे ना कि अदम एतमाद की तहरीक के जरिए, जमहूरी प्रोसेस के जरिए इस चीज़ को हटाना चाहिए। हम तो कहते थे मैं एतमाद करें, लेकिन मुझे नहीं पता कि PMLN के हमारे कुछ दोस्त और मोहन साहब को किसने कहा कि आप लॉन्ग मार्च के साथ जो है आप जो है इस्तीफे दें। हम तो कहते हैं जमहूरी तरीके से हुकूमत जाती, अदम एतमाद की तहरीक आती। अगर हम अदम एतमाद की तहरीक करते तो आज तक हम पंजाब फतह कर चुके होते और इस्लामाबाद से हम चढ़ाई कर रहे होते। लेकिन आई डोंट नो कि वो पता रहे किस तरीके से कहते हैं आप इस्तीफे दें। और असम्बली का अगर हम इस्तीफे देते और ज़िमनी इलेक्शन होते तो आज जो है वो वॉक ओवर बोलते PTI को, आज वो सदारती निज़ाम भी जाते, जो 18वीं को चुभ रही है वो भी कर देते, सब कुछ होते। पहले भी गैर आईनी तौर पर मुल्क चला रहे हैं, NFC नहीं दे सके, बाकी इशूज़ हैं, सूबे रो रहे हैं, सूबों को अपने हुकूक नहीं मिल रहे, कोई रो रहे हैं और कोई मतलब है कि कोई रोए बगैर आंसू बहा रहे हैं क्योंकि वो रो नहीं सकते अपने वज़ीर आज़म साहब के सामने। यानी अगर कोई तब्दीली लाई जा सकती है तो जमहूरी तरीके से लाई जा सकती थी, पार्लियामेंट के अंदर तब्दीली करके। लेकिन फजलुर रहमान साहब को जाने किसने मशवरा दिया कि उन्होंने दूसरे ऑप्शन पे ज्यादा गौर किया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अपनी राहें जुदा कर ली। बहुत शुक्रिया फैसल करीम कुंडी साहब हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, लाहौर में जो मुलाकात हुई, इस हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी मुबहम अल्फाज में बयान दे रहे हैं कि इस मुलाकात में सियासी बातें तो हुई, लेकिन हुई क्या वो जानते हैं राना साहब से। राना साहब, मुलाकात का असल मकसद क्या था? जरदारी साहब किसके कहने पर लाहौर डेरे डाले हुए हैं और मुलाकातों का तसलसल क्या बरकरार रहेगा? देखिए यासर, मेरे पास इतला यह है कि आसिफ अली जरदारी साहब को लाहौर आने से पहले बाकायदा 3 माह पहले पूरी एक प्लानिंग हुई। प्लानिंग के तहत बहुत से लोगों से रब्ते किए गए, बहुत से नाराज़ लोगों से रब्ते किए गए, बहुत से ऐसी शख्सियात से रब्ते किए गए जो माजी में इनका साथ दे चुके थे और जो आने वाले दिनों में ये साथ दे सकते थे। तो आसिफ अली जरदारी साहब लाहौर सिर्फ इसलिए नहीं आए कि वो इलाज कराने की गर्ज से आए हैं, इसलिए नहीं आए कि वो चेकअप कराना, उन्होंने सिर्फ इसलिए नहीं आए कि उन्होंने चंद दिन बिलावल हाउस में क़याम करना है। मेरे पास इतला यह है कि 2023 के इलेक्शन की तैयारी के सिलसिला में आसिफ अली जरदारी साहब लाहौर आए। सही। अगर कोई ये कहे कि आज ही पंजाब गवर्नमेंट तब्दील कर दी जाएगी, आज ही फलां चीज़ें, कुछ नहीं होगा। अभी तो इब्तदा है। अभी वो सिर्फ कुछ लोगों से वादे लेने आए हैं, कुछ लोगों से ये बात कमिटमेंट लेने आए हैं कि आइंदा आने वाले इलेक्शन में हमने किस तरह मिलके चलना है, आइंदा आने वाले इलेक्शन जो है उसमें आपका और हमारा किस तरह साथ होगा। आइंदा इनका असल टारगेट जो है ना यासर, मैं आपको बता दूं, असल टारगेट इनका जनूबी पंजाब है। सही। जनूबी पंजाब से हट के बाकी दीगर इलाके जो हैं उनकी तरफ इनकी तवज्जो है। आसिफ अली जरदारी साहब की ये जो मुलाकात हुई है, इसमें कोई शक नहीं कि मुस्लिम लीग काफ अभी हुकूमत को नहीं छोड़ेगी 2023 तक। ये कामिल अली आगा साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, 2023 के बाद पंजाब में नए इत्तेहाद बनेंगे और उन नए इत्तेहादों में मुस्लिम लीग नून के अंदर एक ग्रुप, मुस्लिम लीग नून के अंदर एक ग्रुप, उसके बाद एक ग्रुप जो है वो तहरीक इंसाफ के अंदर होगा जहांगीर तरीन की शक्ल में, और एक ग्रुप जो है वो आज़ाद ग्रुप बनेगा, बिल्कुल आज़ाद ग्रुप जो इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन दोनों की तरफ में है। तो आप ये समझते हैं कि आइंदा जो इंतखाबात होंगे उसके बाद पंजाब हुकूमत जो बनेगी वो किसी एक जमात की नहीं बनेगी? नहीं बनेगी, मैं बिल्कुल आपको यानी 3-4 जमातों का इत्तेहादी ग्रुप बन के फिर वो शक्ल। देखें, इत्तेहादी ग्रुप बन सकते लेकिन इत्तेहादी सियासत होगी। सही। पंजाब में पहली दफा ऐसी मजेदार सियासत होगी कि
इससे पहले सियासत नहीं हुई होगी। देखें, नून लीग का एक अलहदा ग्रुप होगा, एक आज़ाद ग्रुप होगा और एक तहरीक इंसाफ के अंदर से ग्रुप निकलेगा। वो जहांगीर तरीन की सूरत में निकल सकता है, वो किसी और की सूरत में निकल सकता है। इन सब के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और पीपल्स पार्टी भी होंगे। हाँ बिल्कुल, देखें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग काफ जो है वो भी अपना जाल फेंकेगी और कोई ना कोई तो उस जाल में आएगा ना। और मैं ये इन मुलाकातों को फ़िलहाल तो आने वाले दिनों में यही कहा जाएगा कि यह ज़ाती मुलाकातें, अभी और भी बड़ी, याद मैंने कल कहा था कि जरदारी साहब बड़ी अहम मुलाकातें करने जा रहे हैं। तो जरदारी साहब की बड़ी अहम जो मुलाकातें हैं इसके रिजल्ट कुछ दिनों बाद आएंगे। हम लोग समझते हैं कि आज मुलाकात हुई आज रिजल्ट आएगा, नहीं ऐसा नहीं है और ना ऐसा होगा। आप गौर करें ना ज़रा, आज तो इस मुलाकात से एक फ़ायदा तो हुआ कि कमर जुबान कायरा साहब और चौधरी मंजूर साहब और दीगर लोग, इवन सिंध से तलक रखने लोग कहते थे कि मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में जब सेनेट में जो मुआहिदे किए हमें उससे दूर रखा, उन्होंने एनआरओ कहा। लेकिन आप गौर करें ना कि इसमें तो खुल गया कि इसमें सब बराबर के शरीक थे। तो इसका मतलब है किसी ना किसी जगह कोई ना कोई तो ऐसा बैठा है ना जो जब चाहता है, जिसको चाहता है, जिस तरफ चाहता है उस तरफ ले जाता है। कोई ना कोई तो इनकी रस्सियां खींच रहा है ना, डोरियां खींच रहा है। उससे पहले एक सवाल ये, अगर इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है आइंदा हुकूमत में तो आप क्या समझते हैं वो किस हद तक कारआमद होगा? क्योंकि ऐसा सेटअप पहले तो पंजाब में नहीं देखा गया ना। पंजाब में बिल्कुल नहीं देखा गया, नहीं एक वक्त में थोड़ा सा था ऐसा सेटअप भी। आप गौर करें कि जब सीनियर वजीर किसी का था और वजीर आला किसी का था और नीचे 2-3 किसी और के होते थे। लेकिन उस हुकूमत में तो मजमूई तौर पे ही सेटअप इस तरह का तश्कील दिया हो सकता है आने वाले दिनों में भी ऐसा ही हो जाए। अच्छा, मजमूई तौर पे भी हो सकता है? हाँ बिल्कुल, मजमूई तौर पे हो सकता है। मैं आपको कह रहा हूँ कि आइंदा पंजाब के इलेक्शन, पंजाब का सेटअप पहले कई सेटअप से बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। ये जो कुछ लोग कह रहे हैं ना कि फ़लाँ जो है जमात वो वन साइडेड ले जाएगी फ़लाँ, ऐसा नहीं होगा भाई। बहुत सी चीज़ें निकलेंगी। अभी चूँकि इलेक्शन का मौसम शुरू नहीं हुआ, सर इलेक्शन का मौसम शुरू हो लेने दें तो आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। आज कौमी असम्बली में आपने देखा नहीं, अपनों में बिजलियाँ गिरा रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? कब जाके ये बिल्कुल अलहदा हो जाएंगे? कब जाके ये सारे मामला खुल के एक दूसरे के सामने आ जाएंगे? ये आने वाले दिनों में आप देख लें। ये जो हल्की हल्की मौसीकी है इसके तेज़ होने का वक्त हुआ चाहता है। आगे देखिए होता है क्या। नाज़रीन, दीगर इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुआशी इक़दामात पे, टीम पे जिस तरह तनकीद की गई वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही अरकान थे। असम्बली फ्लोर पे तनकीद की गई और जब तनकीद की जा रही थी तो पीछे बैठे दीगर अरकान मुस्कुरा रहे थे। इस वक्त में कि जब आपके इत्तेहादियों के भी मुतालबात हैं, आपको आए दिन वो मुतालबात पूरे करने हैं, आपके अपने अरकान भी असम्बली फ्लोर पर आपके इक़दामात को नफ़ी की सूरत में बयान करते रहें और ये कहते रहें कि इस क्लब से अपनी जान छुड़वा लें, करप्शन स्कैंडल्स पे अबूर पा लें, करप्शन ख़त्म कर लें, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो इस्तेहकाम के साथ आगे कैसे बढ़ सकती है? इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर उमर साहब ने। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, आज जिस तरह कहा गया कि लगड़ क्लब से अपनी जान छुड़वा लें, करप्शन स्कैंडल्स अगर इसी तरह चलते रहे तो आइंदा इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खड़ा होने की जगह नहीं मिलेगी, तो इत्तेहादियों के मुतालबात अलग, अपोजिशन की तनकीद अलग, अपने ही जब गोले बरसाएंगे तो फिर दिफा कौन करेगा? देखिए, जमहूरियत के अंदर और स्पेशली बजट सेशन के अंदर मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर जो है वो बात होती है और ये पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस है जो गलत प्रैक्टिस है। मैं समझता हूं कि बजट, आज भी मैं जब फाइनेंस कमेटी के अंदर था तब भी मैंने ये बात की कि बजट के टाइम के ऊपर ये फाइनेंस कमेटी भी अपनी रिकमेंडेशन, दोनों सेनेट और नेशनल असेंबली दोनों रिकमेंडेशन दे। बजट पहले डिस्कस होनी चाहिए और बजट सेशन के दौरान लगे कि ये बजट सेशन है, जहाँ पे सीनियर ब्यूरोक्रेट्स भी बैठे हुए हो, मिनिस्टर या कोई स्टेट मिनिस्टर, दोनों में से एक बंदा फाइनेंस का बैठा हुआ हो जो देखे। मुझे आज भी कहने लगे आप अभी तक स्पीच नहीं करते हो। मैंने कहा यार फिलहाल तो मूड नहीं है, अपना गला खाम खा बैठाऊं। तो बात यह है कि बजट के अंदर हम पॉलिटिकली जो है वो स्पीच के ऊपर चले जाते हैं और ये बाजी से प्रैक्टिस चलती आ रही है जो एक गलत चीज़ है, जो ऐसे नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जमहूरियत है, हर पॉलिटिकल पार्टी के दौर में कुछ ना कुछ MNA उसी पार्टी के, गवर्नमेंट के हर पॉलिटिकल पार्टी के दौर में बात करते हैं। मैं समझता हूँ ये कोई बड़ी बात नहीं है
और लाजमी है हुकूमत के अंदर जितने भी MNAs होते हैं वो हर वक्त खुश तो नहीं होते, मगर हुकूमत की बाइंडिंग है, इस वजह से वो जो भी हुकूमत की चीज़ होती है उसको सपोर्ट करना उसके फ़र्ज में शामिल होता है। राइट साहब, बड़ी सियासी जमातें देखी गई हैं, बहुत सी सियासी जमातों के अंदर जमहूरी हक भी होता है, लेकिन तहरीक इंसाफ एक वह सियासी जमात है जिसके अंदर इसके अपने ही ना सिर्फ इसकी मुखालफत करते हैं बल्कि ग्रुप भी बनते हैं, फिर ग्रुप बनने के बाद वो बयानात वो जो अपोजिशन नहीं दे सकती वो आप ही की जमात के अंदर से दिए जाते हैं। तो तहरीक इंसाफ के अंदर इसको आप जमहूरियत कहते हैं, बगावत कहते हैं, या आने वाले वक्त पे तहरीक इंसाफ का बुरा टाइम कहते हैं? देखिए, पहली चीज तो ये कि बगावत का कोई इस वक्त ऐसा मुझे अंदाजा नहीं है कि कोई बगावत हो रही है। बाकी रही बात पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जो भी लोग होते हैं जो मुख्तलिफ सोच रखते हैं, जिनकी पार्टी की मुख्तलिफ पॉलिसीज या जो राइट एंड लेफ्ट जो प्राइम मिनिस्टर के बंदे होते हैं उनसे अगर नहीं बनती और वो राइट लेफ्ट बंदे जो है वो उनको नापसंदीदा के बुनियाद के ऊपर अच्छे लोगों को जो है वो साइड लाइन करते हैं, तो वो अपने हैवी वेट होते हैं तो वो अपने तौर पे एक पॉलिटिकली डिसीजन कर लेते हैं, मगर वो भी इलेक्शन के टाइम पे डिसीजन होता है। बिफोर इलेक्शन जो है वो आप समझें कि ऐसे डिसीजन हो जाएं, ये बातें ज़रूर होती हैं, असेंबली के अंदर होती है, मीडिया के अंदर होती है, आपस में बैठने के टाइम पे होती है, मगर ओपनली चीज़ें सिर्फ कभी कभार अगर मैंने देखी है तो वो बलूचिस्तान में ज़रूर देखी है। बाकी मैंने सिंध के अंदर या इस्लामाबाद के अंदर या पंजाब के अंदर मैंने इस लेवल पे नहीं देखी है। बातों की हद तक ज़रूर होती है मगर कहीं पे भी। राना साहब, इस वक्त में कि जब अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ महाजराई पर गामजन है, हुकूमत के पास मौक़िफ़ क्या है? कर्ज़ों की बातें भी अपनी जगह पे मौजूद हैं, चीज़ें महंगी होने की बातें भी मौजूद हैं, और इस वक्त जो मार्केट है उस पर कंट्रोल भी नहीं हुकूमत का हो पा रहा, तो हुकूमती मौक़िफ़ को कब तायद मिलेगी? नहीं, असल इस तरह नहीं है। देखें, हम भी ना कौमी असम्बली के अंदर जब खताब शुरू होता है, पार्लियामेंट में प्रेस कॉन्फ्रेंस में होता है, तो अपोजिशन लीडर जो कहता है या अपोजिशन के लोग जो कहते हैं हम समझते हैं वो बिल्कुल 100% दुरुस्त है। अपोजिशन कहती तो बहुत कुछ है कि जनाब ये बिल्कुल महंगाई हो जाएगी, जनाब ये फलाह हो जाएगा, ये झूठ का सारा है, ये झूठ बोल रहे हैं, ये अल्फाज का गंदा है, लेकिन मुझे ज़रा समझा दें किसी अपोजिशन लीडर ने ये साबित किया कि जो ये कह रहे हैं वो गलत है? साबित कोई नहीं ना कर रहा, उस चीज़ को सामने लेके कोई नहीं आ रहा। आज ज़रा थोड़ी सी हम इस पे बहस ही करके देख लेते हैं। आप ज़रा चले जाए ना, महंगाई की बात कर रहे हैं, मैं आज आपको हम हुकूमत में बड़ी तनकीद करते हैं, लेकिन जितनी सब्ज़ी और फल आज के दिन में सस्ते हैं, इन दिनों में सस्ते हैं, मुझे बताएं कभी पहले हुए थे? आप 100 रुपये का 4 किलो या 3 किलो प्याज ले रहे हैं, आप 50 रुपये का किलो ले रहे हैं, आलू ले रहे हैं, टमाटर जो हैं जो महंगे तरीन होते थे आज आपको 20 रुपये 25 रुपये सस्ते मिल रहे हैं, किलो रुपये मिल रहे हैं। दरअसल मेरा ज़ाती ख्याल है कि हुकूमत के जो तर्जमान हैं, हुकूमत की जो टीम है, वो अवाम तक जो रिलीफ दे रही है उसको पहुंचा नहीं सके, अपना बयानिया वो जारी नहीं कर सकते, इसलिए अपोजिशन जो कहती है मीडिया पे चलता है उसी को समझा जाता है। डॉक्टर साहब, क्या आप अपनी हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमिन हैं? देखिए, मैं इकोनॉमिक्स को ज़्यादातर देखता हूँ, दूसरा मेरी जो मास्टरी है वो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर है, ठीक है, और क्योंकि मैं उसके ऊपर रिसर्च भी है, मैं मुख्तलिफ लोगों को पढ़ता भी हूँ, मैं समझता हूँ कि ये दोनों जो पॉलिसीज़ हैं इसके लिए हमें कंसेंसस की ज़रूरत पड़ती है। मैंने मुशर्रफ का दौर भी देखा, 2002 से लेके मैं एक पॉलिटिकल हिस्सा हूँ, असेंबली का हिस्सा हूँ, मैं इन सारी चीज़ों को देखता हूँ। मैं समझता हूँ पाकिस्तान की खित्ते के अंदर जो अहमियत है वो अहमियत उस वक्त उजागर हो सकती है जब आप ये समझें कि हम इंटरनेशनली हम अपनी सियासत करते हैं। आज मैं हर टीवी के ऊपर देख रहा हूँ कि ओसामा बिन लादेन को जो है वो टारगेट बनाया जा रहा है कि भाई प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा, फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा। हमने सियासत अपने मतलब की, मगर ये हमने नहीं देखा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इसको पॉइंट आउट किया या नहीं किया, मगर हमने वो चीज़ जाके इंटरनेशनल कम्युनिटी को पॉइंट आउट कराई कि पाकिस्तान के अंदर आज भी उस चीज़ को, उस सोच को जो है लोग सपोर्ट करते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा इमेज जो है हमारे मुल्क का खराब होता है। तो हम क्या इसमें हकीकत है कि गैर मुल्की टीवी चैनल ने ये इंटरव्यू सेंसर किया?
नहीं, सेंसर की तो बात नहीं है। बात ये है हुकूमती मौक़िफ़ है, वज़ारत इत्तलात का मौक़िफ़ है कि हम राब्ता करेंगे उनसे। उन्होंने प्रोग्राम जो है वो सेंसर करके चलाया। मैं नहीं समझता कि इंटरनेशनल फोरम के ऊपर ये ऐसी चीजें आती हैं। बात यह है कि अभी मैं थोड़ी देर पहले एक प्रोग्राम देख रहा था, उसके अंदर भी कुछ ऐसी चीजें, मैं समझता हूं कि हमारी भी पॉलिसी क्लियर होनी चाहिए इस हवाले से। और दूसरी चीज ये कि अपोजिशन को भी इस हवाले से इतना ज्यादा आउट स्पोकन हो के, और नहीं, ठीक है, किसी की हिम्मत है, किसी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी, मैं जब नून लीग में था तब भी मैं देखता था कि नून लीग दहशतगर्दी के हवाले से इतनी बात नहीं करती थी जितना मतलब लीडरशिप मियां साहब बात नहीं करता था, मगर चौधरी निसार का एक अपना मौकफ होता था। पीपुल्स पार्टी सबसे इसमें आगे होती थी। तो हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी एक लिमिट है और उस तरीके से उसकी अपनी सोच है, उस लेवल पे बात करती है। मगर मैं समझता हूँ ये जितनी भी चीजें हैं हमारी मुल्क के जो है ना इमेज को बहुत खराब करती है। कि अगर थोड़ा सा चीज होती है 25%, तो उसको हम 120% के ऊपर लेकर जाते हैं कि मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज ने खुद उस स्टेटमेंट को कहा है कि गलत स्टेटमेंट है, उसको हम इंडोर्समेंट दे देते हैं जो इंटरनेशनल कम्युनिटी चाहती है। उसका बहुत नुकसान उठाना पड़ता है, ऊपर से हमारे ऊपर अभी। डॉक्टर साहब चलें, ये बताएं, ये बजट है, आप बजट बहस में भी हिस्सा ले रहे हैं, बजट में भी बैठ रहे हैं, कमेटियों में बैठ रहे हैं, क्या पीटीआई इस बजट को बासानी मंजूर करवा लेगी? इसमें कोई शक ही नहीं है। तो इसमें कोई सिचुएशन है, रोजाना की बुनियाद पे इल्जामात जो हैं अगर मंजूर करवा लेगी तो अपोजिशन का आने वाले दिनों में इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से उनका जो ताउन चाहिए, क्या वो भी दरकार होगा? देखें, उसका दरकार हो या नहीं हो, मगर वो जरूरत है। इलेक्ट्रो रिफॉर्म जब तक कंसेंसस से नहीं होगा तब तक वो इलेक्ट्रो रिफॉर्म बेमाना हो जाता है, हम कितनी भी बात करें। अगर इलेक्शन के ऊपर आज जो इलेक्ट्रो रिफॉर्म 2017 अपोजिशन ने किया, उसी इलेक्शन के बिहाफ पे हम जीत कर आए हैं, मगर सारा दिन उसको ये रोना रोते हैं। और ये 2002 से तो मैं हर इलेक्शन को देख रहा हूं, जो पॉलिटिकल पार्टी हारती है वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर इल्जाम लगाती है। तो मैं समझता हूं 18th अमेंडमेंट के ऊपर कंसेंसस हो सकता है। 2017 में राइट लेफ्ट की पॉलिटिकल पार्टी थी, मगर पार्लियामेंट के अंदर तो आपको अपोजिशन, चले अपोजिशन को आप गिरा लेंगे, पार्लियामेंट के अंदर आपके पास एक तादाद मौजूद है, लेकिन अब पार्लियामेंट के बाहर अपोजिशन जलसे करने जा रही है। 4 तारीख से एक तहरीक शुरू होने जा रही है, इससे किस तरह निपटेंगे? तहरीक आउटसाइड पार्लियामेंट, अगर कोई भी तहरीक चलती है तो हमारी आवाम जो है ना, वो आप समझें कि उसके तरफ से कोई इतना पॉजिटिव रिएक्शन आ जाए, वो नहीं है। क्योंकि मुझे ये लगता है कि इस वक्त जो शौकत तरीन जो पॉलिसी लेके आए हैं और मुल्क की इकोनॉमी काफी स्टेबल हो चुकी है, और अगर ग्रोथ हमारी जल्दी से, अगर इसका इम्पैक्ट देखो अभी जल्दी नहीं आएगा, इसके इम्पैक्ट आने में अभी 3-4 महीने लगेंगे। अभी हमारा हो सकता है जुलाई से जो है वो करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाए, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, डॉलर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। हमारी सबसे ज्यादा जो पॉलिसी है वो फॉरेन पॉलिसी है। हमें सोच समझ के चलना है, अगले 3 माह उम्मीदें नहीं बांधनी। 3 माह के बाद रिजल्ट आएंगे, करंट अकाउंट खसारा भी बढ़ सकता है, मुश्किलात भी पेश आ सकती हैं, लेकिन इसके समरात 3 माह बाद देखने को मिलेंगे। बहुत शुक्रिया महेश कुमार साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर अहम इश्यूज पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, पहल कहा जाता था कि चाइना का माल है, चाहे 3 दिन चले या 3 साल चले। फिर बाद में हमें रफ्ता रफ्ता इदराक होने लगा कि हम अपनी इस्तात के मुताबिक चाइना से वो क्वालिटी लेते हैं जिसके हम पैसे अदा कर सकते हैं। तो चाइना में वो क्वालिटी भी बनाई जाती है जो बैनुल अक़वामी मायार के ऐन मुताबिक होती है। चाइना हमारा दोस्त भी है, दोस्ती पहाड़ों से ऊंची भी है। लेकिन अब एक नया इंकशाफ हुआ कि चाइना का माल जो है उस पर अमरीकी ठप्पा लगा के महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर जो पंजाब है, उसने एक मुआहिदा किया अल्ट्रासाउंड की 300 मशीनें खरीदने का।
जो मशीनें हैं वो अमरीकी साख्त की हैं, मुआहिदा तो ये था, लेकिन वो मशीनें चाइना की निकली और ठप्पा उन पे अमरीका का है। ये इंकशाफ कैसे हुआ, इसके पीछे अफराद कौन से हैं, ये कंपनी किस नाम से रजिस्टर्ड है, कितने अफराद इसमें मुलव्वस हैं, और क्या ये यही जो मुआहिदा है इसे ही कैरी किया जाएगा, अब यहाँ पर रोक दिया जाएगा? राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, मेड इन चाइना को मेड इन अमेरिका करने में किरदार कौन है? देखिए, इसमें किरदार कोई और नहीं है, एक कंपनी है, उस कंपनी ने यह किरदार अदा किया और उसके साथ हमारे पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी ने अपना बड़ा अहम रोल अदा किया। तो आप देखें कि पंजाब भर के लिए 300 अल्ट्रासाउंड मशीनें जो हैं 8,42,000 फी मशीन खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है। अमेरिका में रजिस्टर्ड एक कंपनी है मेडिसोनो, इससे अल्ट्रासाउंड मशीनें खरीदी जा रही हैं। वह खुद मैन्युफैक्चरर्स ही नहीं और तो और के मेडिसोनो अमेरिका में 3 अफराद का मुश्तमिल एक कंपनी है। अच्छा, यानी इतनी बड़ी कंपनी है फिर तो बहुत कि बड़ी उसमें कमाल हो गया। ये किस तरह बनती है आपको पता है? ये 2 नंबर चीज़ें बन जाती है, किस तरीके से किस चीज़ को करना है। उसके बाद क्या होता है कि इसी कंपनी ने क्या किया कि वो मशीन जिसकी कीमत पाकिस्तान 3 लाख रुपये है, जो 3 लाख में मिल सकती है, उस मशीन को ख़रीदा। चाइना की वो मशीन है, उस पर अमेरिकन स्टिकर लगाया, अमेरिकन लेबल लगाया, उसकी पैकिंग वो की और फिर उसको लाकर अमेरिकन मशीन बनाकर फरोख्त करना शुरू। तो अभी तक क्या कोई ये इन तक पहुंच चुकी? जी, सुनने में आया है कि जिसकी दरातर जो है वो चल रही है, ख़रीदारी चल रही है और कुछ 17.5 करोड़ रुपए का टीका जो है वह हुकूमत को इसमें लगेगा। और इस सिलसिले इसमें बाकायदा कहा गया कि बहावलपुर में तो इस मशीन के हवाले से कह दिया गया वहाँ के इंतज़ामिया ने कि जनाब इसको नहीं ख़रीदना, इस पर इंक्वायरी शुरू होगी। लेकिन इसके बावजूद हमारी प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ जो है, जिसने कोरोना में बहुत काम किया, मुझे लगता है उस कोरोना में बहुत ज़्यादा काम करने के बाद उसकी जो उजरत है ना, वो आपके और मेरे जो टैक्स के पैसे हैं उससे निकालने की कोशिश की जा रही। अगर आप देखें कि बहावलपुर इंतज़ामिया ने 18 अल्ट्रासाउंड मशीनें जो हैं जिन कंपनी की वो देने के बाद उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी कि ये किस तरह होगी कि चाइना की मशीनें, अमेरिका लेवल, पैसे चाइना के, कीमत अमेरिका की, ये वसूल किए जा रहे हैं। अगर अच्छा उसको उसकी बाकायदा महकमा हेल्थ को इतला दी गई, लेकिन उसके बावजूद जिन लोगों ने जहां पर जो कमिटमेंट जिसके साथ जो की थी वो अपनी कमिटमेंट में काबू। कमिटमेंट क्या होती है कि जनाब 3 बंदों पे ऑनलाइन मुआहिदा हुआ है, क्योंकि इस तरह का तरीकाकार ना बड़ी बड़ी जो वेबसाइट्स हैं उन पे अपनाया जाता है। जिस तरह हालिया हमारे अमेज़ॉन का मुआहिदा हुआ पाकिस्तान के साथ। अब उसमें क्या होता है कि पाकिस्तानी मेड कोई चीज़ है, वो चाइना में कोई शख्स बैठा हुआ है, वो पाकिस्तानी मेड को उठाएगा और अपना अकाउंट किसी और मुल्क में बनाएगा, फिर वो उसे वहां ट्रांसफर करेगा और वहां से वो किसी दीगर मुल्क में पहुंचाएगा। अब वहां पे भी लेबलिंग होती है। तो हैरत की बात यह है कि इतना बड़ा इदारा, इतना बड़ा महकमा वो ऑनलाइन परचेजिंग कर रहा है। देखिए, ऑनलाइन परचेजिंग कर रहा है, ना भी ऑनलाइन करे, आप इसको छोड़ दें, उनका काम है ना इसको चेक करना। आप बाजार में जाते हैं, 2 मोबाइल फोन, अभी आपने कहा ना चाइना का एक बड़ी अच्छी नंबर 1 क्वालिटी, एक नंबर 3 क्वालिटी, नंबर 2 क्वालिटी, नंबर 4 क्वालिटी के मुताबिक आप देख रहे हैं एक मशीन है, आपको पता है कि ये आम मिल रही है यहाँ पर 3 लाख की, 4 लाख की मिल रही है। वही चीज़, वही फंक्शन, वही हर चीज़ मौजूद है, सब उसका कलर चेंज कर दें, आप उसके ऊपर स्टिकर कोई और लगा दें, तो वो चीज़ अगर आपको 8 लाख में मिल रही है तो आप तो समझदार हैं, आप 8 लाख की नहीं लेंगे। आप वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के उस विजन के मुताबिक हमने बचत करनी है, करप्शन का खात्मा करना है, आप उस पर अमल करेंगे। देखिए, कोई शक नहीं कि डॉक्टर यास्मीन राशिद जो वज़ीर सेहत हैं वो डेड ऑनेस्ट हैं। अगर उनके नोटिस में ये बात आती है तो वो इस पर सख्त कार्रवाई करेंगी। लेकिन बाकी महकमा जो है वो क्यों सुख की बांसुरी बजा रहा है, वो क्यों ठंडे कमरों में बैठकर जेबें बन रहा है? ये किसी को तो पैसे जा रहे हैं ना इसके। और कभी किसी ने यह भी सोचना गवारा नहीं किया कि अगर एक कंपनी जिससे वो खरीद रहे हैं उस कंपनी की बैकग्राउंड क्या है, उसके सासाजात क्या है, उस कंपनी के कितने लोग हैं, उस कंपनी की वैल्यू क्या है, उस कंपनी ने आज से पहले कितने ऐसे प्रोजेक्ट सामने लाए हैं। ये महकमे को इस वक्त सोचना होगा कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनियन जो है जिसके तहत ये मुआहिदा किया गया, उस यूनिट के तहत उसमें जो अफसरान हैं, जो अफराद हैं, उनकी भी तहकीकात की जानी चाहिए, उनसे भी बाज पुरस की जानी चाहिए कि किस मेथड के तहत आपने इनसे मुआहिदा किया और उस मुआहिदे के तहत चीनी साख्ता जो मशीन है उसे अमरीकी लेबल लगाकर आप पाकिस्तान में ले आए। नाज़रीन, द लास्ट आवर से नज़ीम साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।